हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए हम लोग हमारा जो चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग, तो इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और कल हम लोगों ने जो इसका थ्योरी पार्ट था और डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड जो था वो सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। और वो जो पीडीएफ फाइल थी जिससे मैंने कल आप लोगों को कराया था, वो फाइल आपकी अपलोड करा दी है ऐप में, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा, विद मार्किंग है वो। तो आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने दो मेथड्स हम लोगों ने कर लिए थे। एक हमने किया था एसएलएम मेथड और एक हमने किया था डब्ल्यूडीवी। ठीक है, ये जो दो रिमेनिंग मेथड्स हैं इनको हम लोग करते हैं आज। ठीक है, एसएलएम हमने डिस्कस कर लिया था, ये आपका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का जब आपको अमाउंट में निकालना है। ठीक है, और जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज अगर निकालना है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, डब्ल्यूडीवी मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ये वाले में ना, कि डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, जो बैलेंसिंग फिगर होती है, मतलब हर साल 20,000 पे डेप्रिसिएशन ना लग के जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जैसे फर्स्ट ईयर का बैलेंसिंग फिगर आएगा 16,000, तो नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका किस पे लगेगा, रिमेनिंग जो वैल्यू होगी या आप कह लीजिए जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है डब्ल्यूडीवी और एसएलएम में। ठीक है, दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूडीवी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका ये वाला है, कि जो डब्ल्यूडीवी मेथड है इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन एस 16 इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है, और उसका मैंने कल आप लोगों को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था क्या होता है। फिर उसके बाद आज हम लोग करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब आप देखिए जरा, इस मेथड को पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। एक हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया है, कौन कौन सा, AS10 जो कि आपका है फिक्स एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था यूनिट 1 जब मैंने किया था जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी थे, तो मैंने आपको सब एक टेबल कराया था जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके नाम मेंशन थे। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था इसको डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर आप लोग जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो इस चीज को फील कर रहे होंगे कि देखिए जो भी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर एक ना एक AS का नंबर आ जा रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आ जा रहा है जरूर। AS10, इससे पहले और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, फुल डिस्क्लोजर वाला आया। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी, ये आपके इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक चैप्टर के अंदर इसका कहीं ना कहीं लिंक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS10 और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS16, ये जो दोनों हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला मतलब जो इंडिया का है। ठीक है, जो इंडिया का और ये AS16 आई थिंक आप लोग समझते होंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अगर नहीं क्लियर होगा तो इसको हम लोग बाद में जब दोबारा से एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे कराने तो तब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट अभी आप समझ लीजिए दो टाइप्स के हमारे पास AS है, एक को हम सिर्फ AS करके लिखते हैं, दूसरे को हम इंड AS लिखते हैं। ठीक है, तो जो AS10 है और जो इंड AS16 है, ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों ये कहते हैं कि टोटल 3 मेथड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। टोटल जो रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स हैं वो हमारे कितने, सिर्फ 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे, SLM है, डब्ल्यूडीवी है और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि कल जो मैंने आपको बात बताई थी और जो आज बता रही हूँ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि जो WDV मेथड है इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंड AS16 और इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो AS10 है हमारा और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, ये दोनों कितने मेथड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये टोटल 3 मेथड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बताइए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड AS16 वो कौन से 3 मेथड्स हैं विच आर रिकॉग्नाइज अंडर दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपके ऑप्शंस होंगे SLM, WDV और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड और एक सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो अभी मेंशन है इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के। तो अगर कोई भी नाम होगा तो आपको बस ध्यान रखना है SLM, WDV और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये 3 आपके रिकॉग्नाइज्ड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंड AS16।
और अगर आपसे WDV की बात करते हो तो जनरली WDV का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विद रिगार्ड टू इनकम टैक्स एक्ट पूछा जाता है जनरली, कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा जो मेथड है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस केस में आंसर होगा WDV। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताइए, तो आंसर आपका क्या होगा, ये 3 मेथड्स आपके रिकॉग्नाइज्ड है, इसके अलावा और कोई मेथड रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। इससे रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनकम टैक्स एक्ट जो किस मेथड को रिकॉग्नाइज करता है, आंसर विल बी WDV। ठीक है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आएगा तो ये 3 मेथड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर हम लोग अब पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, ये प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है इट इज नॉट बेस्ड ऑन पासेज ऑफ टाइम। मतलब इसमें ये नहीं होता है कि अच्छा इस मशीन को आपने 1 साल इस्तेमाल किया तो इसके ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन लगा दीजिए पर एनम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने 1 साल में किसी मशीन को, अगर आपने सपोज उसको 20% यूज किया, परसेंटेज में बता रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 20% यूज किया तो आप 20% का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है बाकी के मेथड्स में और इसमें, कि जो एक्चुअल यूज हुआ है टाइम के बेस पे नहीं लगाते। WDV और SLM में टाइम के बेस पे लगता है कि भाई 1 साल का डेप्रिसिएशन इतना हो गया, लेकिन प्रोडक्शन मेथड में किस पे लगता है, एक्चुअल यूज ऑफ द एसेट जो हुआ है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन SLM, WDV एंड प्रोडक्शन मेथड। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने का भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है, कि ये जो मशीन है वो पूरे टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक आपने मशीन परचेज की और उसकी जो लिमिट थी ना वो थी सपोज 10,000, हो गया लगा लीजिए, सपोज 10 लाख यूनिट्स उसकी टोटल उसकी कैपेसिटी थी उस मशीन की। ठीक है, कि वो अपनी उसकी जो पूरी इकोनॉमिक लाइफ है, जितने लाइफ वो चलेगी, तो वो अपनी पूरी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर वो 10 लाख यूनिट्स को प्रोडक्शन करने की उसकी कैपेसिटी है। तो उसमें से उसने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया 1 साल में। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो उस एसेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस, हमेशा याद रखना है आपको। तो जो भी आपके कॉस्ट, जो भी उस मशीन की कॉस्ट है वो इनटू एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ डिवाइड बाय टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन करने की। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एज पर दी प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये बुक का ही एग्जांपल है। ABC लिमिटेड, उसने क्या किया, एक पेन प्रोडक्शन मशीन खरीदी है, एक ऐसी मशीन जो पेन बनाती है। ये जो मशीन है इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है, ये आपका हो गया 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख पेन बनाने की उसकी टोटल कैपेसिटी है। और फिर इसके बाद ये मशीन क्या हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज कितना, 1 लाख रुपीज। परचेज प्राइस कितना है, 1 लाख रुपीज है, और स्क्रैप कितना है, 10,000। तो फिर क्या करेंगे, आपको पता है कॉस्ट में से इसको माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू को। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन द मशीन प्रोड्यूस 2 लाख पेन्स। ठीक है, तो अब आप देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी है मशीन की, 10 लाख। 10 लाख है ना। ठीक है, टोटल कैपेसिटी इतनी है। उसने बनाया कितने, 2 लाख पेन बनाए हैं 1 साल में। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है वैसे तो 1 लाख है, बट उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 10,000। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू वो 90,000 आ जाएगी, तो 90,000 और इंटू 2/10, ये करके आपका आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है, ये 0.2 हो गया आपका यहाँ से, और इंटू जो कॉस्ट है आपने उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 18,000। ठीक है, क्लियर है। मैडम रिपीट कीजिए ना प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, इस जो प्रोडक्शन मेथड होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल यूज कितना हुआ है मशीन का। ठीक है, एक्चुअल यूज कितना हुआ है और वो यूनिट्स में देखते हैं, और टोटल कैपेसिटी कितनी है उस मशीन की। ठीक है, तो इन दोनों चीज को लेते हैं और इन दोनों चीज को फिर डिवाइड में लेके फिर हम क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस्ट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर गिवन है, द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज 1 लाख रुपीज और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है दैट इज 10,000। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी उसका वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके तब हम फॉर्मूले में उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट बैठेगी वो फिर बैठेगी 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग स्क्रैप। तो वो आपका 90,000 आ गया। एक्चुअल यूज कितना हुआ है, एक्चुअल यूज हुआ है आपका 2 लाख। 2 लाख पेन उसने 1 साल के अंदर प्रोड्यूस किए हैं,
और टोटल उसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 लाख पेन बनाने की। तो टोटल कैपेसिटी 10 लाख आपका डिवाइड में आ जाएगा, 2 लाख जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हो वो आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और फिर इनटू कॉस्ट, और कॉस्ट आपकी 1 लाख है और ये आपका स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 18,000। तो एज पर दी प्रोडक्शन मेथड डेप्रिसिएशन विल बी 18,000। मैम जी सर बोलिए। ये मशीन जो है वो स्क्रैप तो होगा वो पूरा प्रोडक्शन करने के बाद ना मैम, जी सर बिल्कुल। और पहले ही हम लोग इसको स्क्रैप वैल्यू मैनेज कर लेते हैं। जी सर, जिससे कि हम एक्चुअल, अब अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि सर आपका, आपने 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की है, बट एक्चुअल में आपके पास भाई ये जो 10,000 रुपीज है, भले ये एट द एंड ऑफ लाइफ मिलेगा, लेकिन आपकी ये एक इनकम तो है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट में से इनकम को माइनस करके हम दिखाते हैं कि एक्चुअल हमारा जो खर्चा है वो फिर 90,000 का है, क्योंकि बाद में एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दिस मशीन हम लोगों को 10,000 उससे रिकवर भी हो जाएंगे, तो उसको माइनस कर देते हैं सर। अगर दूसरे साल निकालना हो फिर यही 10,000 माइनस जी करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमेशा कॉस्ट तो क्योंकि एक ही रहेगी ना। जैसे सपोज हम सेकेंड ईयर का भी निकालते हैं तो सेकेंड ईयर में क्या होगा ना सर, सेकेंड ईयर में सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 2 लाख की जगह पे कोई और जो भी, सपोज नेक्स्ट ईयर उसने थोड़ा कम मैम प्रोडक्शन किया तो 1.5 लाख सपोज उसने किया, तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। जी सर पूछिए। कोई भी मशीन अगर स्क्रैप हो तो उसको हम एक ही बार बेचते हैं ना, जी सर बिल्कुल, एक ही बार बेचते हैं। तो ये 10,000 हर बार माइनस करेंगे क्या हर साल के लिए? जी मतलब हर साल के लिए आप इसको आप ऐसे समझिए कि ये हम हर साल एक्चुअल में माइनस नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जो कॉस्ट है ना, कि भाई हमारे कितने पैसे लगे या हमने कितना कॉस्ट पे किया, तो हमने 1 लाख रुपए पे किया है, बट 10,000 की हमें रिकवरी भी होगी एट द एंड ऑफ द लाइफ। तो उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि एक्चुअल में जो हमारे पास से पैसा गया वो 90,000, तो ये 90,000 विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। ठीक है सर। तो इसमें मतलब हम लोग इसको आप ऐसे मत सोचे ना कि फर्स्ट ईयर में सपोज आपने माइनस कर लिया, बेनिफिट ले लिया, फिर सेकंड ईयर में ऐसा, इसको ऐसा नहीं सोचना है सर। वो जो चेंज होगा वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स में होगा, लेकिन जो कॉस्ट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है ना सर। जैसे हम लोगों ने एसएलएम में देखा, डब्ल्यूडीवी में देखा कि एक्चुअल जो स्टार्टिंग में सपोज 20,000 वाली वैल्यू थी, तो कॉस्ट तो यही रहेगी ना, ये चेंज नहीं होगी। भाई जो आपने एक बार मशीन परचेज कर ली है वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि मशीन तो आप एक ही बार खरीद रहे हैं, और फिर उससे जो स्क्रैप मिलेगा वो भी एक ही बार मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी फिक्स हो जाती है सर, तो ये इन एवरी ईयर एवरी केस में ये सेम रहती है। मैम स्क्रैप वैल्यू का क्या मीनिंग होता है? स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग होता है मैम कि जब वो जो मशीन है वो मतलब यूजफुल, कंपनी के लिए यूजफुल नहीं रहती है, या वो और प्रोडक्शन करने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो फिर जब हम उसको बेचते हैं, उसकी जो रीसेल वैल्यू होती है, सपोज अगर हम उसको मतलब नॉर्मल ऐसी बेच रहे हैं, सपोज कबाड़ में बेच रहे हैं या जो स्क्रैप में, जैसे उसका जो उसके जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो लोहे के भाव जाएगी, जैसे भी जाएगी, तो उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। मैम फॉर मैडम एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर्मूला सेम होता है मैडम? आई मीन बिना की एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड व्हाटएवर इट मे बी, कैलकुलेशन विल बी सेम? हाँ जी हाँ जी, कैलकुलेशन लगभग सेम होती है, बस थोड़ा सा जैसे प्रोडक्शन मेथड में यूनिट्स को कंसीडर कर लेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ अच्छा। वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, जो भी आपकी उसकी टोटल लाइफ होती है। तो यहाँ पे लाइफ से ना करके प्रोडक्शन मेथड का मतलब ही यही है कि जब हम उसका ये नहीं देख रहे कि उसका यूज कितना है, मतलब टाइम नहीं देख रहे हैं हम उसका। जब टाइम देखते हैं तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में देखते हैं, लेकिन जब हम उसका एक्चुअल यूज देखते हैं कि कितना यूनिट्स ये बना सकती है और कितना इसने एक साल के अंदर बनाया है, तो फिर हम प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें आपका नंबर ऑफ यूनिट्स का यूज आ गया, और एसएलएम और डब्ल्यूडीपी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे ये कॉस्ट हो गई, सपोज इसी को मैं फॉर एग्जांपल अगर इसकी लाइफ 10 होती तो मैं इसको 10 से डिवाइड करती, तो उस केस में हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 9,000 आ जाता। मैडम फॉर अच्छा एग्जाम्पल मैम इसको ले सकते जी हैं जी ना, जी सर, क्या ले सकते हैं? ये जैसे व्हीकल है, व्हीकल का जो एज पर आरटीओ जो लाइफ होती है 15 साल की होती है, जी और एक्सटेंशन करते हैं तो एक एक 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तो मैक्सिमम उसका 20 साल की लाइफ होती है। जी उसके बाद उसको जब भी हम वो कहते हैं कि स्क्रैप में, मतलब एक कबाड़ के लोहे के जी भाव में जी बिल्कुल सारी, बिल्कुल। तो वो वही स्क्रैप का जी जो आप बता रही है वो हाँ जी यही बिल्कुल रहेगा। वही चीज, जी जी वही चीज होती है कि जब हम अब उस मशीन का हमारे से काम खत्म हो गया ना, अब सपोज अगर आपके घर में कोई फ्रिज है फॉर एग्जांपल, अब वो खराब हो गया, 8-10 साल वो चल गया, वो खराब हो गया, तो आप उसको कूड़े में बेचेंगे तो उससे कुछ तो रिकवरी होगी ना, कि अगर आप उसको कबाड़ी वाले को देंगे तो उसको आपको 1,000-2,000 कुछ तो मिलेगा ना। तो वही वही मतलब होता है स्क्रैप। मैम जी सर बोलिए। अगर मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तीसरे साल डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, जी
तो फिर हम क्या करते हैं जी इसमें? मैम, आप 10 मुझे सर आप मुझे यूनिट्स अज्यूम करके बता दीजिए कि उस साल नहीं क्वेश्चन सेम है मैम, नहीं क्वेश्चन सेम है। जी क्वेश्चन तो सेम है सर, लेकिन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन की यूनिट्स मुझे दे दी ना, जैसे 2 लाख, तो ऐसे आपको एवरी ईयर की यूनिट्स गिवन होंगी। तो तो ठीक है, उस मैं 1 लाख ले लेता हूँ, तीसरे साल 1 लाख। तीसरे साल सपोज अगर 1 लाख है तो सर आप करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 90,000। अच्छा, ये 90,000 हमेशा रहेगा, जी जबकि बिल्कुल मैंने सर। जी स्क्रैप तो एक ही बार बेचा, मुझे 10,000 मिला। जी ये तीसरे साल भी हम हाँ, स्क्रैप माइनस कर रहे हैं इसमें से। मतलब सर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आप इन दोनों चीजों को आप अलग अलग करके समझिए सर। एवरी ईयर जो चेंज आएगा वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। अब जो कॉस्ट है उसकी, उस मशीन की जो कॉस्ट है सर, वो तो सेम ही रहेगी ना फॉर एवरी ईयर, क्योंकि खरीदा भी तो आपने एक ही बार है, बेचेंगे भी आप एक ही बार। तो अब ये कांस्टेंट हो जाएगी ना, ये जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे हम बेस करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी फॉर एवरी ईयर। ठीक है सर। ओके चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग मेथड पे मूव करते हैं। मैम जी सर बोलिए। मैम ये डिप्रिसिएशन वाला वैल्यू निकला है, ये जी तो हर साल पीएनएल में जुड़ते जाएगा? जी सर बिल्कुल। ओके मैम। जी पीएनएल में हम लोग इसको डेबिट करते रहेंगे। चलिए ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो ये जो मेथड है, अब देखिए ये कहीं पर भी ये एक ऐसा एक एक्स्ट्रा मेथड है कि ये कहीं पर भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड तो नहीं है। ठीक है, रिकॉग्नाइज मेथड ये ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है, ना इनकम टैक्स में, ना कहीं पर है, बस ये एक है एक मेथड, तो आपके कोर्स में दिया हुआ तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसका यूज भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यही पूछ ले कि बताइए सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड को यूज ही क्यों करते हैं। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एसएलएम को कब यूज करते हैं, जब आपकी जो मशीन है वो उसका एक कांस्टेंट एक कंसिस्टेंट आउटपुट अगर रहता है हर साल, मतलब वो आपको इक्वल बेनिफिट दे रही है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर उसकी कंसिस्टेंट है, तो उस केस में हम एसएलएम लगा देते हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसे एसेट्स होते हैं कि जिसमें इनिशियली तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बाद में डाउन हो जाती है, तो वहां पर हम डब्ल्यूडीवी लगा देते हैं। ठीक है, जहां पर हमें देखना होता है कि एक्चुअल यूज कितना किया है मशीन ने, तो वहां पर प्रोडक्शन मेथड लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये मेथड क्यों लगाते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कहीं से भी आ सकता है। तो इसका देखिए, दिस मेथड अज्यूम्स अ हायर डेप्रिसिएशन चार्ज एंड अ ग्रेटर टैक्स बेनिफिट इन अर्ली ईयर्स ऑफ एन एसेट्स लाइफ। इसका जो कॉन्सेप्ट है इस मेथड का वो ये है कि आप स्टार्टिंग में, ये जो डेप्रिसिएशन मेथड ये क्या कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में क्या कीजिए, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए। क्योंकि आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा तो उससे आपके टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स आपका बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा ना कम मैम? होगा कमेगा बिल्कुल। मैम। जी क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम आएगा, है ना। एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होएगा, प्रॉफिट कम होएगा तो टैक्स कम होएगा। तो वो यही चीज कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेथड है वो ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको हायर डेप्रिसिएशन आप स्टार्टिंग में चार्ज करके एक टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको फिर कम टैक्स देना पड़ता है। इससे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज भाई अब किसी कंपनी ने 10 लाख रुपीज का एक्सपेंस कर दिया और फिर वो टैक्स भी उसको ज्यादा देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, इस मेथड को यूटिलाइज करके उससे अपना थोड़ा बहुत टैक्स जो है उसको कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये मेथड क्या है, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है ना एसेट की, उसको काउंट बैक करते हैं टू 1 और उन फिगर्स को फिर हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन में कैसे। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स है उसकी यूजफुल लाइफ, तो आप क्या करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपने इसको काउंट बैक किया, टोटल आपका क्या आ जाएगा 55। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब आप इसको ना प्रपोर्शन में ले लेंगे। ठीक है, प्रपोर्शन में कैसे ले लेंगे, जैसे कि सपोज आप मान लीजिए कि आपका जो किसी भी उसका जो कॉस्ट है आपका किसी भी एसेट का, वो है सपोज 5000। ठीक है, तो 5000 आपकी कॉस्ट होगी, स्क्रैप अभी हम नहीं मान रहे, तो 5000 इसकी कॉस्ट है और आपको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, 5000 इंटू फर्स्ट ईयर का आपका क्या है, 10 है नंबर, तो फर्स्ट ईयर में आप 10 लेंगे, मतलब आप ये मानकर चलेंगे कि अब इस समय इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10। ठीक है, और आप उसको टोटल से आप उसको डिवाइड कर देंगे, जो ये इनका डिजिट्स का जो टोटल आया होगा। तो इस तरह से आप इसको हम निकालते हैं, ये आपका आएगा 5000 इंटू 10 डिवाइड बाय 55, ये आपका आ जाएगा 909.09। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का आप निकालेंगे, सेकेंड ईयर का आपका आएगा 5000 आप लोग बताइए जरा। 818.18 आएगा मैम। 800 समथिंग आएगा। ठीक है, तो
इस वाले मेथड में हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो भी उसकी यूजफुल लाइफ होती है उसको काउंट बैक करते हैं, टोटल करते हैं और फिर एक इसको प्रपोर्शन बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ये क्या हो गया आपका, ये एक प्रपोर्शन हो गया 10 डिवाइड बाय ये 10/55 जो ये आपका एक प्रपोर्शन हो गया। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप 10/55 करेंगे, सेकंड ईयर के लिए आप 9/55 करेंगे कि उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी अब 9 ईयर्स, फिर रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी 8 मैडम, ईयर्स। जी सर। ये 5,000 हमेशा कायम रहेगी क्या? जी सर, कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी ना सर, जितने में हमने परचेज किया है, जितना प्राइस हमने एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ दैट एसेट हमने पे किया। कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा डब्ल्यूडीवी में होता है सर सिर्फ। ये जो हम माइनस करते हैं ना, ये जो आप कह रही हैं, सपोज जैसे 5,000 है, अब मैंने इसको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मैंने 909 आया, तो अगर मैं इसको माइनस करके फिर जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी 4100 समथिंग, तो वो जो मेरी वैल्यू होगी, ऐसा हम सर सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड में करते हैं और किसी भी मेथड में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से ये सम ऑफ ईयर, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 3 ईयर्स है लाइफ, तो उस केस में क्या होगा, 3 2 1 टोटल कितना हो जाएगा 6। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 3/6 हो जाएगा, सेकंड ईयर का निकालेंगे तो वैल्यू जो भी कॉस्ट होगी 2/6 हो जाएगा, लास्ट ईयर का 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस मेथड को कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर्स में दिया हुआ है तो इसलिए हम सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग में हायर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, उससे ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और इसको करते किस तरह से कि जो इसकी यूजफुल लाइफ होती है उसको ऐड बैक करते हैं, रिवर्स में ऐड बैक करते हैं, टोटल करते हैं, फिर उसको प्रोपोर्शन लेके हम लोग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट मिल जाती है एवरी ईयर की। ठीक है, फर्स्ट ईयर का करेंगे तो 10/55 करेंगे, सेकेंड ईयर का 9/55, थर्ड ईयर का 8/55। ठीक है, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने अब क्या कर लिया, ये हमने चारों मेथड जो है उनको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आएंगे, जैसे हमारे चैप्टर के 2 पार्ट्स है ना, डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। तो अभी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पूरा पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या क्या इसके रीजंस हैं, फैक्टर्स वगैरह सब कल पढ़ा था। आज हम लोगों ने इसके जो टोटल 4 मेथड्स हैं वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, या कह लीजिए कि जो कैलकुलेटिव पार्ट है अकाउंटिंग जो है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। एक एंट्री मिसिंग है, वो मैं बता देती हूँ आपको, लिख के यहाँ पे। देखिए क्या होता है, जब हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं ना, तो उसके लिए मतलब जब हम उसको P&L से चार्ज करते हैं, तो उसके लिए अगर आपसे कोई जर्नल एंट्री पूछता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन क्या है आपका, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, आप कहाँ पर इसको कर रहे हैं चार्ज, P&L अकाउंट। ठीक है, तो हम इसके लिए जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे टू द P&L, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L तो बाद में होगा जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, इससे पहले मैम एक और एंट्री होगी। एक मिनट जी सर, एक सेकंड में बता दीजिए, एक एंट्री यहाँ पे मिसिंग है, एक सेकंड बस मुझे दीजिए जरा, अभी एक सेकंड बता दूं सर। वो एक्चुअली एडिटिंग में वो एक पेज गायब हो गया है। आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है ये ना। एक मिनट में बुक से ही फिर निकालती हूँ। ठीक है, ये वाली एंट्री नहीं है, ये है पहली एंट्री। देखिए, तो सबसे पहले जो आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो एंट्री आपकी फर्स्ट एंट्री जो होगी, ये आपकी सेकेंड एंट्री जो अभी मैंने बताई। फर्स्ट एंट्री आप लोग करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन आप लोग किस पे चार्ज कर रहे हैं, एसेट पे चार्ज कर रहे हैं, तो पहली एंट्री ये होगी, P&L वाली बाद में आएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और फिर आप क्या करेंगे, जब इसको ट्रांसफर करेंगे, मैंने आप लोगों को क्लोजिंग एंट्री में बताया था ना कि क्या करना होता है,
क्लोजिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रखा है, जब आप इसको क्लोज करेंगे या फिर आप कह लीजिए इसको ट्रांसफर करेंगे टू द P&L, तो क्या एंट्री होनी चाहिए कि ये अकाउंट क्लोज हो जाए? क्रेडिट। asset account Depreciation. debit, हाँ मैम debit and एसेट, हाँ एसेट ना होके, हाँ जी आप PL, लोग सही बता रहे हैं, एसेट ना होके बस P&L हो जाएगा मैम, क्योंकि क्लोजिंग हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं मैम। ठीक है मैम जी सर। मैम जी मैम वो एसेट ना लिख के फर्नीचर का नाम भी तो लिख सकते हैं जी ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो एक जनरल एंट्री है ना, इसलिए यहाँ पे एसेट लिखा है। अगर सपोज आपकी प्लांट एंड मशीनरी है तो आप प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, ट्रक है तो ट्रक लिखेंगे, इस तरह से करके नाम आ जाएगा एसेट का। ठीक है सर? ओके मैम। जी, तो आपकी ये दोनों एंट्रीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं एंट्री से आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कहां से निकाला डेप्रिसिएशन? एसेट पे लगाया, तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है ना, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई और डेप्रिसिएशन को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मैम जी सर बोलिए। जो पहली एंट्री है डिप्रिसिएशन, ये जब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तब करेंगे। सर पहले तो एंट्री करेंगे ना, फिर हम अकाउंट बनाएंगे सर, लेजर बनाएंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट जब डिप्रिसिएशन के जब हम अकाउंट बनाएंगे तब ना करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नहीं सर, जब पहले जी पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर हम लोग उसी जर्नल एंट्री की हेल्प से ही तो सर अकाउंट बना पाते हैं हम लोग। लेजर हम जब बनाएंगे तब एंट्री होगी, जब लेजर हम बनाएंगे। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। जब हमें अकाउंट इसका बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें हम जी। लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जी टू एसेट अकाउंट। जब जी इसको हम क्लोज करेंगे तो हम ले जाएंगे P&L में, जी P&L अकाउंट में, जी तो वहां पर हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जो हमारा वो P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। जी जी कंसेप्ट ये है ना? हाँ जी, कंसेप्ट तो यही है सर, लेकिन क्या होता है ना, हम लोगों ने जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है वो क्या कहता है? वो कहता है पहले आप जर्नल एंट्री करेंगे, फिर जर्नल एंट्री से आप लेजर बनाएंगे, फिर वो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा। तो इसीलिए ये जो एंट्रीज होती है ना सर, जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं और जर्नल एंट्री में जब हमें अपना जर्नल क्लोज करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उस समय ये सब हम लोग ये क्लोजिंग एंट्रीज की कैटेगरी में आती है, तो वहां पर हमें इन एंट्रीज को करके दिखाना होता है सर। फिर बाद में फिर हम लोग जैसे एंट्री हो गई, फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी सर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये दो एंट्रीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन लगाने की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट हुआ और जो एसेट थी हमारी वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। आप लोग ने जब भी कोई बैलेंस शीट देखी होगी, अब तो खैर फॉर्मेट चेंज हो गया तो उसमें इतना विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन पहले जो बैलेंस शीट बनती थी, अगर आप लोगों ने किसी ने ध्यान दिया तो उसमें ऐसे होता था। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी की सपोज मेरी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज थी, लेकिन उस पे इस साल में जो डेप्रिसिएशन लगा फर्स्ट ईयर में वो 1 लाख रुपीज लगा, तो मैं जो फिर अपना फाइनल फिगर जो दिखाती थी बैलेंस शीट में वो 9 लाख रुपीज दिखाती थी, ये रिड्यूस करके। जी मैंने ही होता है जी, तो अभी भी खैर ये चीज होती है, लेकिन अब ये चीज जो है ना वो नोट्स टू अकाउंट्स में चली गई है, तो वो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट में इतना क्लियरली दिख नहीं पाती। बट जो पहले वाली जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल वाली जो बैलेंस शीट बनती थी उसमें ये चीज क्लियरली दिखती थी। नहीं, अब यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, इसको हिडन रहता है यहाँ पर। जी सर बिल्कुल, अब इसको इतना क्लियरली यहाँ पर ना दिखा के बस यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो वो सब चीजें नोट टू अकाउंट्स में मतलब अब हमें नीचे वर्किंग्स में चली जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो मतलब हो रहा है ना, ये क्या मतलब हो रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो मेरी 1 लाख से रिड्यूस हो गई, तो इसीलिए मैंने जब मैंने एसेट को परचेज किया होगा तो मैंने एंट्री क्या की होगी? आप लोग बताइए। एसेट मेरे पास आई होगी, जो भी होगा फर्नीचर मशीन जो भी होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जिससे भी मैंने पेमेंट की होगी, कैश से की होगी या चेक से की होगी या फिर उधार अगर की होगी तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। ठीक है, जो भी जिस तरह से भी मैंने पेमेंट किया होगा, तो उस केस में मैंने एसेट जो खरीदी होगी तो मैंने डेबिट किया होगा, तो मेरा एसेट अकाउंट बढ़ गया था। लेकिन अब मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, उसकी वैल्यू फॉल कर रही है, तो अब मैं क्या करूंगी? इसीलिए मैं एसेट को क्या कर रही हूँ? क्रेडिट कर रही हूँ। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ये पूरा प्रोसीजर? एसेट परचेज करते हुए ये एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जिससे भी पेमेंट किया है। फिर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है इसकी वैल्यू में क्या हो गया है? फॉल हो गया है। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग ये एंट्री करते हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब क्या हो गया? कि इसका जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया, जो कि ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग आपके लेंगे। तो देखिए, और आप प्लीज बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, मैं आप लोगों से जर्नल एंट्रीज पूछूंगी, आप लोगों को बतानी होंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। पटेल ट्रांसपोर्ट एक्वायर्ड अ ट्रक ऑन 1 अक्टूबर 2019। एक ट्रक परचेज किया है 1 अक्टूबर 2019 को, जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीज। ठीक है,
फॉर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा मेथड होता है? SLM मेथड होता है, ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको सारे नाम बताए थे। तो कंपनी ने बोला है, मतलब ये इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 लाख रुपीज आपकी उस मशीन की ट्रक की कॉस्ट है, 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा था, 10% का उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, और आपकी जो बुक्स क्लोज हो रही है वो होंगी 31 मार्च एवरी ईयर। आपको क्या करना है? आपको ट्रक अकाउंट बनाना है, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब हमें क्या करना है? 3 साल का हमें लेजर बनाना है ट्रक का और डेप्रिसिएशन का। लेकिन हम क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट अकाउंट ना बना के, मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट भी बनाना सिखा दूंगी, बट हम लोग क्या करेंगे? पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी आए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का, इससे आपको जर्नल एंट्री में भी थोड़ा आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। ये मेरा डेबिट क्रेडिट हो गया, ये LF हो गया, और ये मेरा डेट हो गया, और ये मेरा पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है? यही फॉर्मेट होता है। यस फर्स्ट एंट्री कौन सी डेट को होगी? 1 अक्टूबर 2019 को। तो 2019 में 1 अक्टूबर को क्या किया मैंने? मशीन परचेज की ना, तो मशीन परचेज करने की मुझे जर्नल एंट्री बता दीजिए जरा आप लोग। मशीन अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज सर, परचेज सिर्फ हम लोग तब यूज करते हैं जब हम गुड्स परचेज करें, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये हमने एक एसेट परचेज किया सर, है ना? परचेज हम लोग यूज करेंगे कब? गुड्स के लिए, ठीक है सर, हमेशा याद ट्रक रखिएगा। अकाउंट डेबिट ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू अभी हम मान लेंगे, मतलब वैसे अगर मैं आपको अपने वैसे एक बताऊं, जनरली प्रैक्टिस में क्या होता है, इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो कैश में नहीं पेमेंट करते, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बैंक से पेमेंट हुआ होगा। बाकी इसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है? आप कैश भी लिख सकते हैं, कोई उसमें आपका गलत नहीं होगा, बट जनरली ऐसा होता है कि बैंक से करते हैं। चलिए, अमाउंट कितना है? 4 लाख। तो ये एंट्री सब लोगों को क्लियर है? ट्रक परचेज किया, ट्रक डेबिट हो गया, बैंक से हमने पेमेंट कर दी 4 लाख रुपीज, क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2019 के बाद अब हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 31 मार्च को बुक्स क्लोज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, जब बुक्स क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, और 2020 भी आ जाएगा फिर मार्च में, तो है ना? 19 अक्टूबर में फिर 2020 आ जाएगा। 31 मार्च को। जी सर बोलिए। सॉरी मैम, मैं मिस कर गई। यहाँ टू बैंक कैसे किया आपने? सर, टू बैंक मैंने ऐसे किया, पेमेंट की ना हमने, तो वो पेमेंट कैश में भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकता है, बट अभी तो मैंने बैंक ले लिया। जी अज्यूम ठीक किया। है, ठीक है। ठीक है, तो 31 मार्च को अब हमें क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग पे हम लोग, मैंने आपको बताया था, ये जो एंट्रीज होंगी ये क्लोजिंग पे होगी। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग में जब हम ईयर क्लोज करें तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू क्या करना है? ट्रक अकाउंट, ठीक है? अब हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट। 10% डेप्रिसिएशन बोला है ना? हाँ। तो अब आप देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अक्टूबर से मार्च तक का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 6 मंथ्स हो गए। तो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6, 20,000 होगा मैम। तो हमारा हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पर जो मैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखूंगी वो मैं लिखूंगी 20,000, ठीक है? फिर उसके बाद अब ये डेप्रिसिएशन, ये तो आपकी कौन सी एंट्री हो गई? डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। फिर एक और एंट्री होगी जिसमें हम डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो ये एंट्री मैं यहाँ पर नीचे कर रही हूँ। तो 31 मार्च को ही होगी वो एंट्री भी। तो 31 मार्च को मेरी एंट्री होगी P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन, अमाउंट सेम रहेगी 20,000। तो क्या ये तीनों एंट्रीज आप लोगों को क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए। Yes, अब ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, लेकिन उसने हमसे कितने साल का पूछा? 3 साल का पूछा है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग करते हैं। सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए 31 मार्च जो है ना, एक मिनट मुझे, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट अक्टूबर को मैंने क्या एंट्री की थी? 2019 को ट्रक डेबिट टू बैंक, ठीक है? फिर उसके बाद 31 मार्च को मैंने एंट्री की है डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने ट्रक के ऊपर टू ट्रक, ठीक है?
फिर उसके बाद 31 मार्च को ही क्लोजिंग एंट्री जो होगी वो होगी मेरी, जब मैं इसको P&L में ट्रांसफर करूंगी डेप्रिसिएशन को, तो P&L टू डेप्रिसिएशन, इन दोनों में जो अमाउंट है वो आएगा आपका 20,000 और इधर भी आपका आएगा 20,000, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4 लाख, ठीक। फिर उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये मेरा 2019 था, फिर ये 2020 आ गया, अब हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा ना न्यू ईयर, तो अब आप देखिए अब हमारा और तो कोई एंट्री है नहीं, मतलब हमारे क्वेश्चन में तो और कोई एंट्री नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 2021 के 31 मार्च को आ जाएंगे, क्योंकि मशीन तो एक ही बार, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में होता है कि सेकंड मशीन भी खरीदे तो फिर उसकी एंट्री करते, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होंगी, वही होंगी दोबारा से, डेप्रिसिएशन डेबिट टू ट्रक अकाउंट। अब इस बार डेप्रिसिएशन कितना होगा, इस बार डेप्रिसिएशन होगा पूरे साल का, तो 4 लाख का 10% 40,000, ठीक है, और फिर सेम डेट में एंट्री मेरी वाली हो जाएगी, P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूंगी, 2022 का भी फिर करना है मुझे, तो उसमें भी अगेन सेम चीजें होंगी। 31 मार्च को मेरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू ट्रक अकाउंट, और अब इसमें भी एक ही साल का लगेगा तो 40,000 ही आएगा, ठीक है। और जो मेरी इसके बाद जो एंट्री होगी वो यही वाली सेम एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। फर्स्ट ईयर में 3 एंट्रीज हुई, उसके बाद 2 एंट्रीज हुई, ठीक है। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 20,000 लगा, बाकी के ईयर से 40 लगा। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने सॉल्यूशन के ऊपर। अब देखिए इसका जब आप लेजर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ये फर्स्ट एंट्री है आपकी, ये बैंक वाली, तो चला इसकी मुझे पोस्टिंग करके बताइए। आप लोगों को ट्रक अकाउंट बनाना है, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों को ट्रक अकाउंट बनाना है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो एंट्री है ये ट्रक अकाउंट के अंदर किस तरह से जाएगी, किस तरह से पोस्टिंग होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, दोबारा सोचिए। डेबिट साइड में मैडम, डेबिट टू ट्रक अकाउंट, देखिए डेबिट साइड में मैम, जी, देखिए डेबिट बहुत साइड में जाएगी। हाँ, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, वही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना क्लियर होगा, बट कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, बट आप लोगों को क्या फोकस करना है, मैं क्या बना रही हूँ, ट्रक अकाउंट बना रही हूँ, ट्रक का डेबिट, बस इतना सबसे पहले सोच लेना, फिर आपसे गलती नहीं होगी। क्या बना रही हूँ, ट्रक अकाउंट, कौन सी साइड है, डेबिट साइड, बस इतना सोचिए, और फिर तब आप आगे का फिर सोचिए कि नाम क्या आएगा, नाम आएगा बैंक, ठीक है। तो टू बैंक डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 लाख रुपीज इधर, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रक अकाउंट और कहाँ दिखाया हमें, ट्रक अकाउंट हमें यहाँ पे भी दिखाया। अब यहाँ पे ट्रक अकाउंट हमें दिखा तो है, लेकिन कौन सी साइड दिख गया है, क्रेडिट साइड, ठीक है, ओके, क्रेडिट साइड दिखा है, लेकिन किस नाम से आएगा, डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा, उल्टा जाता है। जी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन के नाम से आ गया, 20,000 अमाउंट आ गई। फिर हमने क्या किया, वो जो बैलेंसिंग करते हैं ना लेजर में, तो बैलेंस CD निकाला हमने 4 लाख में से 20,000, तो ये 80 हमारा बैलेंस बचा। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ ये बैलेंसिंग, फिर हम लोग टोटल लिख लेते हैं दोनों साइड, ये 4 लाख दोनों साइड आ गया। फिर इसको हम लोग अपोजिट साइड नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना देते हैं, फिर हमारा हो गया ये 31 मार्च को मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है 31 मार्च को। फिर 1 अप्रैल जब मेरा नेक्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया अपना, ओपनिंग बैलेंस मेरा हो गया यही वाला, CD ही BD बन जाता है, अमाउंट सेम रहती है, तो 380 बन गया। अब इस साल में क्या हुआ, इस साल में ना तो कोई परचेज की मैंने, ना कोई सेल की, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा। तो अब आपको पता है डेप्रिसिएशन आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ट्रक अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन लगने के केस में। अमाउंट कितनी है, 40,000, आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, कितना आया, 340, ठीक है, ये बैलेंस CD है। फिर नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बन जाएगा 340। फिर इस साल में थर्ड ईयर में भी आपका क्या हुआ, थर्ड ईयर में भी आपका सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा और कुछ नहीं हुआ, तो कितना आ गया आपका, अगेन 40,000 आ गया, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 3 लाख, और ये आपका नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 3 लाख। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ऐसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ ट्रक अकाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो आपका आंसर होगा 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए सेकंड ईयर में क्या बैलेंस होगा, तो आंसर होगा 3,40,000। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो आंसर होगा 40,000,
ठीक है, तो अगर आपको ये लेजर बनाना आ जाएगा तो फिर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो आप लोग फटाफट से, अब यहाँ पर तो ये इतना प्रॉपर फॉर्मेट में बना हुआ ना, आप लोग नॉर्मल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको जब एमसीक्यूज कराऊंगी ना तो तब बताऊंगी। आप लोग कैसे बनाएंगे, फटाफट से ऐसे करेंगे, इधर ये 4 लाख आया होगा, इधर फिर हमने 20,000 डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस बचा 3.8, इस तरह से आप फटाफट से करके रफ में आप कर लेंगे। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जब हम रिविजन करेंगे तब। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, ट्रक का लेजर हमने कैसे बनाया। ठीक, अब उन्होंने जो पूछा कि, जनरल जी बताइए सर। जनरल एंट्री का अपोजिट लेजर हो जाता है ना, जी सर तो बिल्कुल, डेबिट मतलब डेबिट जी, क्रेडिट जी। में, क्रेडिट डेबिट में हो जाता है ना। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना होता है सर कि जिस आप किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं, तो जिस चीज का अकाउंट बना रहे हैं वो देखना है कि वो किस तरफ है। अब जैसे फर्स्ट एंट्री में ट्रक जो है वो डेबिट साइड था, तो एंट्री आपकी डेबिट साइड में गई। ठीक है सर, अब सेकंड एंट्री में ट्रक आपका क्रेडिट साइड में था, तो इसकी जो एंट्री है डेप्रिसिएशन की वो क्रेडिट साइड में गई। बस आपको ये देखना है, एक तो देखना है किसका अकाउंट बना रहे हैं, और फिर आपको देखना है जर्नल एंट्री में वो कौन सी तरफ है, बस इतना आपको फोकस करना है। ठीक है, मैम बाकी जैसे जी जी बताइए सर। जैसे जो जनरल एंट्री में जो डेबिट साइड रहता है वो लेजर में क्रेडिट साइड में आ जाता है ना। हाँ, वो चीज भी सही है सर, लेकिन ये जो चीज है ना ये 100% हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। जब जैसी अगर आपको कोई कंपाउंड एंट्री दिखेगी ना सर, वहां पर फिर आपसे गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसीलिए जो एक मतलब एक जो करेक्ट वे है, जो जहां से आप कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे, चाहे कोई टफ केस हो चाहे कोई इजी हो। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना सर, तो इजी में मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिट वाला उठा के आप उसको पोस्ट कर दीजिए, तो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा सर। जहां पर भी कंपाउंड एंट्री होगी, 2-3 चीजें हो गई ना, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, वहां पे सर फिर आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप रूल यही याद रखिए कि जिस चीज का अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक का अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो बस देखिए ट्रक कौन सी साइड है एंट्री में। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड एंट्री जाएगी, इधर ट्रक क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी। नाम किसका आएगा, ऑपोजिट वाले का आएगा, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक तो ट्रक अकाउंट बोला था, ट्रक अकाउंट हमने बना दिया। अब उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाइए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए कहाँ कहाँ पर दिखा आपको डेप्रिसिएशन, एक तो इस वाली एंट्री में दिख रहा है ये वाला, और दूसरा जब आप उसको पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे दिख रहा है। ठीक है, एक बार डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, और क्योंकि ये नॉमिनल तो इसका जो बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस रहेगा। देखिए इसको, इसकी क्लैरिटी के लिए ना मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाती हूँ। फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या होती है, अमाउंट अभी छोड़ दीजिए। फर्स्ट एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू ट्रक। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली एंट्री की पोस्टिंग करूंगी तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रही हूँ, डेप्रिसिएशन डेबिट में है ना, डेप्रिसिएशन डेबिट में, तो ट्रक अकाउंट मेरा डेबिट में आ जाए। ठीक है, आ गया। फिर अब इधर मेरा डेप्रिसिएशन का क्रेडिट में, तो मेरा क्रेडिट में आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ठीक है, और क्योंकि इसकी और इसकी अमाउंट सेम रहती है तो इसलिए कुछ बैलेंस सीडीबीडी कुछ होगा ही नहीं, तो इधर भी 20,000, इधर भी 20,000। फिर सेकंड ईयर में भी एंट्रीज तो सेम थी, बस अमाउंट चेंज हुई थी। क्या हुई थी, अमाउंट 20,000 की जगह 40 हो गई थी, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है। मैम जी सर बोलिए। मैम जैसे मेरा दूसरे साल डिप्रिसिएशन होता है किसी एसेट में, जी जो कि पहले से ही फिक्स है, जी लेकिन दूसरे साल क्या हुआ मैडम कि मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा मशीनरी में, जी तो क्या वो मेरा डिप्रिसिएशन में ही काउंट होगा? नहीं सर, अगर आपको खर्चा करना पड़ा, सपोज बाद में सेकंड ईयर में आपने कोई उसकी सर्विस कराई, कुछ कराया, तो सर वो नॉर्मल एक अलग अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है रिपेयर अकाउंट। ओके, जी, रिपेयर मेंटेनेंस वो उसमें चला जाएगा सर, क्योंकि उसकी कॉस्ट में से तो खरीदते समय उस समय ऐड होगा, उसके बाद अगर उस पर कोई खर्चा हो तो वो नॉर्मल एक नॉमिनल अकाउंट, नहीं, उसको तो रिपेयर कहने का माना मतलब जाएगा। उसका जी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करेंगे या टू कैश करेंगे? सर कैश करेंगे आप। कैश करेंगे ना? जी जी बिल्कुल। तो रिपेयर मेंटेनेंस में क्या एसेट का नाम हम नोटिफाई करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, देखिए मैं आपको एंट्री करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अब सेकंड ईयर में आपने उस मशीन के ऊपर कोई खर्चा किया, रिपेयर के सपोज कोई खर्चा किया, तो आप एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जिससे भी आपने पेमेंट किया। तो कहीं पर भी एसेट का नाम नहीं आया, तो इसलिए इस अकाउंट में भी वो नहीं आएगा सर। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके डेबिट क्रेडिट में ना तो डेप्रिसिएशन का नाम यूज हो रहा है ना एसेट का हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे इन अकाउंट्स के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसकी आप मैम लोगों को कहने बताइए का सर। मतलब ये है जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ वो डिप्रिसिएशन में मेरा काउंट नहीं होगा? जी सर बिल्कुल नहीं होगा।
जैसे कि 10% अगले साल लेस होगा तो उसमें जो एक्सपेंस एक्स्ट्रा हुआ वो लेस नहीं होगा, सिर्फ डिप्रिसिएशन का अमाउंट लेस होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है, अब देखिए एग्जाम में आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि आप इसकी जर्नल एंट्री भी कीजिए और आप इसका लेजर्स भी बनाइए। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए थर्ड ईयर के बाद बैलेंस कितना होगा, फर्स्ट ईयर में बैलेंस कितना बचा, ठीक है, या फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगा, सेकेंड ईयर। अब जैसे यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है अमाउंट ना, अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ऐसा होता कि थर्ड ईयर में मैंने इस मशीन को इस ट्रक को बेच दिया, ठीक है, सपोज मैंने थर्ड ईयर में इसको बेच दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, बेचने की एंट्री करेंगे। तो बेचने की एंट्री करेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली उससे क्या होगा, जो बैलेंसेस है इनमें डिफरेंस आएगा, तो वो आपसे अमाउंट पूछेंगे। तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, बट वो हम कल करेंगे। थोड़ा सा वो एक मतलब आपकी बुक में तो नहीं दिया, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं वो वाला एक केस आप लोगों को कराऊं कि अगर बाय चांस इससे टफ क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग कर पाए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब देखिए सेम क्वेश्चन, सेम जो अभी हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं एज पर WDV मेथड करूं तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री सेम रहेंगी, चाहे वो WDV केस हो चाहे वो आपका SLM हो, बस फर्क आएगा अमाउंट का। ठीक है, 4 लाख रुपीस की परचेज की, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो SLM और WDV की सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट पे चार्ज होता है। फिर लेकिन चेंज होना कहां से शुरू होता है, सेकंड ईयर। अब जब WDV में सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कौन सी वैल्यू पे लगेगा, वो 4 लाख पे नहीं लगेगा, वो इस पे लगेगा जो बैलेंस होगा। तो इसका 10% कितना हो गया, 38,000। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में बैलेंस किस पे लगेगा, थर्ड ईयर में ये जो बैलेंस है इसके ऊपर लगेगा 34,200। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे WDV मेथड और SLM में। दोबारा एक बार देख लीजिए। जी सर बताइए। हाँ मैम, एक था क्या कि जैसे कोई मशीनरी है मेरा, जी मैंने उसको 2 साल यूज किया जी और तीसरी साल वो मेरा यूज नहीं हुआ मैडम, जी तो तीसरी साल जो मेरा डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो जी। आगे वाले 2 साल का होगा। आगे वाले 2 साल का होगा मतलब, पीछे आई मीन मेरा कहने का मतलब जी ये जी है जी कि जो जैसे कोई मशीनरी है मेरा, जी। पहले साल 10,000 आया, दूसरे साल भी 10,000 में डिप्रिसिएशन अमाउंट आया, हाँ जी तीसरी साल वो मेरा यूज ही नहीं हुआ मशीनरी, जी जी तो उस साल का जो डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा जी। वो मेरा 20,000 ही होगा क्या? ठीक सर, अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर वो आपका SLM, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि SLM या WDV मेथड है, तो सर आपका 20,000 ही होगा, कांस्टेंट ही होगा। मतलब WDV में तो फिर एज पर दी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, और SLM में जो कांस्टेंट होगा वही चलेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन मेथड है तो उस केस में जो आपका डेप्रिसिएशन है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 हो क्योंकि जाएगा। जी, क्योंकि SLM और WDV में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो करते हैं सर उस पे टाइम बेसिस पे, पासेज ऑफ टाइम पे करते हैं हम। फिर चाहे वो यूज हुई नहीं हुई वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, एज पर दीज 2 मेथड्स। ओके ओके। जी ठीक है, तो एक बार WDV दोबारा से देख लीजिए। WDV में फर्स्ट ईयर का जो केस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि WDV पे बैलेंसिंग फिगर के ऊपर लगता है। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 3,80,000 पे लगेगा, दैट इज 38,000। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा, वो आपका ये जो बैलेंस फिगर होगा इस पे लगेगा 34,200। बस ये डिफरेंस होता है आपका WDV और SLM में। बाकी अकाउंटिंग जो है वो दोनों की सेम होती है, बस डिफरेंस क्या हो जाता है, अमाउंट का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि SLM में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक ही वैल्यू के ऊपर लगता है, हमेशा 4 लाख के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, बस महीने का डिफरेंस आता है, अगर कोई 6 मंथ्स के लिए तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। बट WDV में क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर के ऊपर लगता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए इसी में सेम में डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, वो भी सेम ही बनेगा, बस अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में 20, सेकंड में 38, थर्ड में 34,200। और वहां पर क्या था, इन दोनों में 40-40 था। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे कि एज पर WDV और एज पर SLM मेथड में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, अकाउंटिंग का डिफरेंस नहीं है। मतलब जर्नल एंट्रीज लेजर सेम बनेंगे, बस अमाउंट का डिफरेंस आएगा। तो एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए, अगर डाउट है इसमें तो कुछ पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो बता दीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है मैडम, क्लियर है मैडम। मैडम जैसे ये एग्जांपल आपने दिया है, नई बुक में एग्जांपल नहीं है, तो कभी आप जैसे नेक्स्ट टाइम आप बोल रहे हो कि एग्जांपल और करवाएंगे, है ना?
जी अच्छा, ये नई वाली बुक में नहीं है? नहीं है मैडम, है ना? एक सेकेंड नहीं नहीं है मैम, नई बुक में है बिल्कुल, पेज नंबर 160 पे आप देखिए। अच्छा देखिए। मैडम, है मैम, है। वो पीछे दिया हुआ है एक्चुअली, बाद आपने पढ़ाया था तो आई थॉट कि इधर। अच्छा कोई बात नहीं मैम। जी मैम ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसी में ही मैंने ना आपको दोनों बता दिए हैं। हाँ जी ठीक है मैम, वो तो आप जी मैम एक बात पूछनी थी। जी सर बिल्कुल पूछिए। मैम डेप्रिसिएशन जो है वो होगी उसके एक्चुअल प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन सर उस पे एक मिनट सर, मैं ना जरा माइक ऑफ करती हूँ, फिर अपना माइक ऑन करके तब पूछिएगा सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अब पूछिए सर माइक ऑन करके अपना। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जो डेप्रिसिएशन है वो जी मशीन का एक्चुअल प्राइस और प्लस इंस्टॉलेशन उस पे लगेगा या फिर सिर्फ मेन प्राइस पे नहीं लगेगा? सर, परचेज प्राइस प्लस उसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, एक्सपेंसेस है, उन पे टोटल पे लगेगा सर। ओके मैम। जी ठीक है। तो अब देखिए अभी आज हम लोगों ने जो किया है, आज हम लोगों ने एक मतलब अकाउंटिंग हमने इसकी सीख ली कि इसकी जर्नल एंट्री और इसका जो लेजर्स है वो किस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब इसमें आपकी बुक में तो देखिए टफ वाला क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन IIBF पे अब मुझे तो भरोसा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक इसका जो एक सेल वाला केस होता है कि व्हाट इफ कि अगर इन बिटवीन आपने कोई न्यू मशीन परचेज कर ली, व्हाट इफ कि अगर आपने ये फर्स्ट वाली जो मशीन है वो आपने सेल कर दी इन बिटवीन, ऐसे वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाह रही हूँ। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ फिर हम लोग कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, वैसे तो हो ही गया है, ये टॉपिक बचता है, ये मैं आप लोगों को करा देती हूँ। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, ये क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो पूरा जो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन है हमें पता ही क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, और ये क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से एक प्लानिंग कर लेते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज दे वेयर आउट और बिकम्स ऑब्सोलेट, क्योंकि हमें पता है कि जब 8-10 साल ये यूज होगी उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन एक डेप्रिसिएशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोविजन हमारा जो बनते जा रहा है, जो एक अमाउंट इकट्ठा हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इस फिक्स्ड एसेट को हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 10 लाख रुपीस का अमाउंट हमारा अरेंज हो गया, तो अगर उस समय वो जो मशीन है वो अगर 12 लाख की, तो ठीक है 2 लाख रुपए P&L से या इधर उधर से कहीं से ले लेंगे, बट एक जो मेजर अमाउंट होगी वो तो हमारे पास अरेंज हो ही जाएगी ना। तो इस सिस्टम को रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये 10 लाख रुपए मैंने एक अकाउंट में ऐसे रखे हुए हैं अननेसेसरली, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ मार्केट में, क्योंकि इससे क्या होगा, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, वो जो अमाउंट है मेरी 10 लाख, क्या पता ये 10 लाख मेरी 12 या 13 लाख रुपीस हो जाए। ठीक है, ग्रोथ के साथ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एक डेप्रिसिएशन फंड या फिर इसको हम सिंकिंग फंड भी कहते हैं, ये आप लोगों ने बैंक में बहुत सुना होगा। ठीक है, सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड जो होता है, हम इसको क्रिएट करते हैं, इस फंड के नाम से इसको क्रिएट करते हैं और फिर इसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं इन रेडिली सेलेबल सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटीज में जिसको हम कभी भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिक्योरिटीज में हम क्या करते हैं, इस पैसे को, ये जो मेरा जो मेरा हर साल 1-1 लाख रुपए जो मैं डेप्रिसिएशन के नाम से निकाल रही हूँ, P&L से चार्ज करती हूँ, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, उसको हर साल इन अमाउंट को निकाला और उसको सिंकिंग फंड के अंदर डाल दिया, और ऐसी सिक्योरिटीज में डालते हैं जो कि आपकी रेडिली उसको आप कभी भी आप बेच सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द जो भी आपकी एसेट की जो लाइफ एंड हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, उन सिक्योरिटीज को आप बेच देते हैं और इससे जो आपको सेल प्रोसीड जो मिलता है, और प्लस जो ओल्ड एसेट को जो आप स्क्रैप में बेचते हो, ये सब जो पैसा है उससे आप क्या कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये बुक में दिया हुआ था पैराग्राफ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। तो रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस पैसे को इकट्ठा करते हैं, फिर हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे सिक्योरिटीज में विच आर रेडिली सेलेबल, और फिर क्या करते हैं, यहाँ से जब हमारी एसेट की जो वैल्यू है, जो लाइफ है, वो खत्म हो जाती है, फिर हम इन सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, तो यहाँ से जो पैसा आता है प्लस जो स्क्रैप से जो पैसा आता है, उन सबको हम इकट्ठा करके और नई मशीन को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब आपने इसको इन्वेस्ट किया तो दैट मीन्स आपने सिंकिंग फंड को क्रिएट कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें थ्योरी का, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए, जैसे हमारी जो एसेट्स होती है ना, हमारी जो एसेट्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल होती है जैसे कि आपकी जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स होती है विच कैन बी सीन और टच्ड।
लेकिन आपकी कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, लाइक गुडविल, पेटेंट, लाइसेंसेस, ट्रेडमार्क्स, ये सब आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये राइट्स होते हैं, या आप कह लीजिए एक इनविजिबल फॉर्म में आपके पास होते हैं। तो ऐसे जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनके ऊपर क्या लगता है, इनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, बट सेम अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी तो होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो वैल्यू होती है। पेटेंट्स आप जब खरीदते तो आपको अच्छा खासा एक अमाउंट, सपोज आपने 10 लाख रुपीज पे किया है, और जैसे जैसे आप इसको ऐसा होता है ना कि 10 इयर्स के लिए आपने सपोज पेटेंट करा लिया उसको, तो 10 इयर्स बाद आपको क्या होगा, दोबारा से करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर आपका इंटेंजिबल के केस में भी अप्लाई होता है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन वर्ड ना यूज करके उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में बस एक ही डिफरेंस होता है कि अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स का होता है और डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स का होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स होती है उसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स की भी एक लिमिटेड लाइफ होती है। तो इट इज लॉजिकल टू रिड्यूस देयर वैल्यू इन एवरी अकाउंटिंग ईयर बिफोर कैरिंग देम टू द न्यू अकाउंटिंग ईयर, दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। और इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंदर बोला गया है कि हमें क्या करना है, अमोर्टाइजेशन करना है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट जो है मैम, उसका डिप्रिसिएशन कैसे होता है? हाँ, वही मैं बता दूं सर, उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के, उस टर्मिनोलॉजी को डेप्रिसिएशन ना बोल के, क्योंकि देखिए रिडक्शन तो इसकी वैल्यू में भी होगा। फॉर एग्जांपल आपने आज कोई पेटेंट परचेज किया 10 लाख रुपीज का सर, और वो आपने 10 इयर्स के लिए परचेज किया, तो क्या होगा, आफ्टर 10 इयर्स फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, न्यू पेटेंट्स आपको लेना पड़ेगा, मतलब दोबारा से उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक तरह से डेप्रिसिएशन उसको ना बोल के हम क्या करते हैं, अमोर्टाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। अमोर्टाइजेशन इसी तरह से कैलकुलेट होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी फॉर्मूला सेम है, तो हम 1 लाख हमारा क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया ऑन पेटेंट्स। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, P&L में चार्ज करते हैं एज इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। बट इसका अकाउंटिंग पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये होता एज इट इज डेप्रिसिएशन की तरह, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको इतना पता, 2-3 चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, जैसे डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, ऐसी इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होता है। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है इंड AS 38। तो ये 2 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह इसका हमारे कोर्स में नहीं है, बुक में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हमें इसके लिए इतना ही जानना है, ठीक है। तो इसी के साथ एज पर बुक आपका जो ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। बट कल हम लोग क्या करेंगे, 2 चीजें करेंगे, एक तो कुछ MCQs करेंगे डेप्रिसिएशन के, और एक मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, जिस क्वेश्चन के अंदर एक डिफिकल्टी, मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सेल का केस भी देख लेंगे, और सपोज हमने कोई सेकंड मशीन भी परचेज कर ली इन बिटवीन, तो ये सब चीजों को हम लोग ऐसे वाले, एक तो ये वाला क्वेश्चन लेंगे कंप्लीट, और एक हम इसके कुछ 2-4 MCQ जो जितने भी हो पाएंगे क्लास में वो हम कर लेंगे, और फिर कल ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लीज आप लोग रिवाइज कर